ये कहानी शुरू होती है साल 1944 में, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। साउथ पैसिफिक के आसमान में एक अमेरिकन और एक जापानीज फाइटर प्लेन के बीच भयानक लड़ाई होती है। दोनों प्लेन्स बुरी तरह डैमेज होकर एक अनजान घने बादलों से घिरे आइलैंड पर क्रैश हो जाते हैं। अमेरिकन पायलट हैंक मार्लो और जापानीज पायलट गनपेई इकारी दोनों जमीन पर लैंड करते हैं। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत है। वो ये नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। उन्हें बस अपना मिशन और दुश्मन याद है। दोनों अपनी गन निकालकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां मौत और जिंदगी का फैसला होना था। गनपेई जैसे ही मार्लो पर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी जमीन कांप उठती है। पहाड़ के पीछे से एक ऐसी आवाज गूंजती है जो इंसानी कानों ने पहले कभी नहीं सुनी थी, और उनके सामने खड़ा होता है एक जायंटिक, सदियों पुराना, 100 फुट लंबा जीव। कोंग उसके सामने आते ही दोनों दुश्मनों का गुस्सा खौफ में बदल जाता है। उन्हें समझ आता है कि इस आइलैंड पर इंसानी जंग की कोई औकात नहीं है। वक्त बदलता है। साल आता है 1973। वियतनाम वॉर अब खत्म हो रही है और यूएस आर्मी वहां से पीछे हट रही है। लेकिन इसी दौरान मोनार्क नाम की एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ बिल रैंडा जॉन गुडमैन वॉशिंगटन डीसी में एक बदमिजाज सेनेटर से मिलते हैं। रैंडा के पास सैटेलाइट इमेजेस हैं एक ऐसे आइलैंड की जो आज तक दुनिया के नक्शे से गायब था, स्कल आइलैंड। रैंडा उस सेनेटर को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सदियों पुराने राजों का घर है। अगर अमेरिका वहां पहले नहीं पहुंचा तो शायद रशिया वहां पहुंच जाएगा। सेनेटर थोड़े झिझक के बाद इस मिशन को अप्रूव कर देता है और उन्हें फंडिंग के साथ साथ एक मिलिट्री एस्कॉर्ट भी दे देता है। रैंडा के साथ उनकी साथी साइंटिस्ट ह्यूस्टन ब्रुक्स और सैन लिन भी है, जो ये मानते हैं कि जमीन के अंदर एक पूरी अलग दुनिया है, जहां आज भी अजीबोगरीब क्रीचर्स रहते हैं। इस डेंजरस मिशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम तैयार की जाती है। सबसे पहले चुना जाता है कर्नल प्रेस्टन पैकर्ड, सैमुअल एल जैक्सन को, जो वियतनाम वॉर के खत्म होने से नाखुश हैं। उनके अंदर एक ऐसी आग है जो शांत नहीं हुई, और वो इस मिशन को अपने खोए हुए मकसद की तरह देखते हैं। उनके साथ उनकी वही सेना स्काई डेविल्स चल पड़ी, जिसमें कोल, मिल्स, स्लिवको और रेलेस जैसे तनावग्रस्त सोल्जर्स शामिल हैं। टीम को आइलैंड के घने और खतरनाक रास्ते से निकालने के लिए एक एक्सपर्ट ट्रैकर की जरूरत थी, जिसे ढूंढा जाता है SAS के एक्स कैप्टन जेम्स कॉनराड, टॉम हिडनस्टन के रूप में। कॉनराड को जंगल में सरवाइव करने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उनके साथ आती है मेसन वीवर, ब्री लार्सन, एक इन्वेस्टिगेटिव फोटो जर्नलिस्ट जो इस मिशन के पीछे के असूलों को देखना चाहती है। आइलैंड के चारों तरफ एक परमानेंट मौत का तूफान है। हेलीकॉप्टर्स जब उस तूफान के अंदर एंटर करते हैं तो लगता है कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। तूफान को पार करते ही उनके सामने एक बेहद खूबसूरत पर अजीब आइलैंड खुलता है। लेकिन बिल रैंडा का मकसद सिर्फ मैपिंग नहीं था। उनका रियल प्लान था आइलैंड की जमीन पर साइस्मिक चार्जेस बॉम्ब्स गिराना, ताकि उन साउंड वेव से जमीन के नीचे की सतह का पता लगाया जा सके। जैसे ही हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराए जाते हैं, पूरा आइलैंड धमाकों से गूंज उठता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ये बॉम्ब इस आइलैंड के भगवान को ललकार रहे हैं। तभी धूप के बीच में एक विशाल परछाई आती है, कोंग। वो उनके इस हमले से गुस्से में पागल हो चुका है। एक 100 फुट का जायंट गोरिल्ला उनके सामने आता है और हेलीकॉप्टर्स पर टूट पड़ता है। वो बड़े बड़े पेड़ों को हवा में उखाड़कर चॉपर्स पर फेंकना शुरू करता है। अपने बड़े हाथों से वो हेलीकॉप्टर्स को खिलौनों की तरफ हवा में ही क्रश कर दे। मिलिट्री की हर गोली, हर रॉकेट उसकी चमड़ी पर बेअसर लगते हैं। कुछ ही मिनट्स में लगभग सारे हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं। पूरी टीम आइलैंड के अलग अलग कोनों में बिखर जाती है। मौत का सन्नाटा छा जाता है। जमीन पर सर्वाइवर्स के 2 ग्रुप्स बनते हैं। एक तरफ कॉनराड, वीवर और कुछ साइंटिस्ट्स हैं, और दूसरी तरफ कर्नल पैकर्ड अपने बचे हुए सोल्जर्स और बिल रैंडा के साथ है। पैकर्ड के दिल में डर की जगह अब सिर्फ ब्लाइंड रेज, गुस्सा है। उनका सबसे खास आदमी चैपमैन कहीं खो गया है, और पैकर्ड का एक ही मकसद है, अपने आदमियों को ढूंढना
और उस मॉन्स्टर को खत्म करना। वहां कॉनरैड के ग्रुप को जंगल में वही पुराने अमेरिकन पायलट मिलते हैं, हैंक मार्लो, जॉन सी राइली। 29 साल इस आइलैंड पर गुजरने के बाद मार्लो यहाँ के सभी राज जानते हैं। वो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां ईवी नाम के साइलेंट ट्राइबल लोग रहते हैं। मार्लो उन्हें एक बेहद पुरानी और डार्क सच्चाई बताते हैं। कॉन्ग इस आइलैंड का दुश्मन नहीं है, वो इसका राहत है। मार्लो कहते हैं जमीन के अंदर से निकलने वाले भयानक 2 पैरों वाले सरपंच जैसे मॉन्स्टर्स, जिन्हें स्कल क्रॉलर्स कहा जाता है, उन्होंने सदियों पहले कॉन्ग के पूरे खानदान को मार दिया था। कॉन्ग अकेला बचा है जो उन्हें जमीन के अंदर रखता है, और जो बॉम्ब मिलिट्री ने गिराए हैं उन्होंने उन सबसे बड़े स्कल क्रॉलर्स को ज़ारों जगा दिया होगा। अगर कॉन्ग मारा गया तो इस आइलैंड पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। दोनों ग्रुप्स आपस में दोबारा मिलते हैं, लेकिन पैकर्ड अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें पता चलता है कि चैपमैन मारा जा चुका है। पैकर्ड का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका है। वो कहते हैं कि वो बिना कॉन्ग को मारे इस आइलैंड से नहीं जाएंगे। वो पूरी टीम को जबरदस्ती एक ऐसी जगह ले जाते हैं जिसे द बोन यार्ड कहा जाता है, जहां कॉन्ग के माँ बाप के विशालकाय कंकाल पड़े हैं। वहां का माहौल बेहद खौफनाक है। चारों तरफ धुंध और टॉक्सिक गैस भरी हुई है। तभी अचानक एक मीडियम साइज स्कल क्रॉलर उन पर हमला कर देता है। बिल रैंडा को वो मॉन्स्टर एक ही झटके में निगल जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सोल्जर जख्मी हो रहे हैं। कॉनरैड अपनी स्वॉर्ड और गैस मास्क पहनकर उन छोटे क्रीचर्स से लड़ते हैं, जबकि वीवर एक छोटे धमाके से उसमें स्कल क्रॉलर को मार देती है। लेकिन इस तबाही के बाद भी पैकर्ड का मकसद नहीं बदलता। वो कॉन्ग को एक दलदल के पास फंसाने का प्लान बनाते हैं, जहां उन्होंने नेपाल हाईली फ्लैमेबल केमिकल बिछा रखा है। उनका इरादा कॉन्ग को जिंदा जलाने का है। कॉनरैड और वीवर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर पैकर्ड की गन उन्हीं पर तान दी जाती है। रात के अंधेरे में पैकर्ड कॉन्ग को दलदल के पास बुलाने में कामयाब हो जाते हैं और पूरे इलाके को आग के शोलों में बदल देते हैं। कॉन्ग आग के लपटों में घिर जाता है और दर्द से चिल्ला उठता है। वो बेहोश होकर गिरता है। पैकर्ड जैसे ही उस पर आखिरी एक्सप्लोजिव्स लगाने जाते हैं, तभी जमीन फटती है। जमीन के सबसे गहरे हिस्से से निकलता है द रमारक, सबसे बड़ा, सबसे भयानक अल्फा स्कल क्रॉलर। उसके आते ही सभी को समझ आता है कि उन्होंने क्या गलती की है। पैकर्ड अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कॉन्ग के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन कॉन्ग होश में आते ही अपने एक ही भारी हाथ से पैकर्ड को जमीन में कुचल देता है। पैकर्ड का बदला उन्हीं के साथ खत्म हो जाता है। अब सामने होती है सदियों पुरानी दुश्मनी। एक तरफ जख्मी कॉन्ग और दूसरी तरफ विशालकाय अल्फा स्कल क्रॉलर। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों टाइटन्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान वीवर एक ऊंची जगह से पानी में गिर जाती है। कॉन्ग उसे बचाकर अपने हाथ में सुरक्षित रखता है, लेकिन स्कल क्रॉलर हार नहीं मानता। वो कॉन्ग को जोर से जकड़ता है और कॉन्ग के उस हाथ को जिसमें वीवर है पूरा अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। कॉनरैड और बचे हुए सोल्जर्स किनारे से फ्लेयर्स और गन से स्कल क्रॉलर की आंखों पर निशाना लगाते हैं। कॉन्ग अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और अपने दूसरे हाथ से स्कल क्रॉलर के मुंह के अंदर एंटर करके उसकी सारी इनर्ट्स आतदियां को झटके से बाहर निकल लेता है। स्कल क्रॉलर का विशालकाय शरीर बेजान होकर गिर पड़ता है। कॉन्ग अपना हाथ खोलता है और वीवर उसके अंदर बेहोश पर जिंदा मिलती है। कॉन्ग उसे जमीन पर रखता है और एक गहरी आसमान गूंजती चीख के साथ अपनी जीत का ऐलान करता है। बचे हुए सर्वाइवर्स कॉनरैड, वीवर, मार्लो और कुछ सोल्जर्स फाइनली रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स तक पहुंच जाते हैं। जब वो आइलैंड से दूर जा रहे होते हैं तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं। कॉन्ग एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देख रहा है। वो इस आइलैंड का किंग था, है और रहेगा। मार्लो 29 साल बाद अपने घर लौटते हैं, अपनी बीवी से मिलते हैं और अपने उस बेटे को गले लगाते हैं जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन कॉनरैड और वीवर के लिए कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्हें मोनार्क के एक टॉप सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि कॉन्ग इस दुनिया का अकेला किंग नहीं है। उन्हें सदियों पुराने केव पेंटिंग्स दिखाए जाते हैं, जहाँ दिखते हैं गॉडजिला, रोडान, मोथरा और किंग गिदोरा के निशान। दुनिया को लगता है कि ये धरती उनकी है, पर सच ये है कि ये दुनिया उनकी है जो जमीन के नीचे सदियों से सो रहे हैं।